हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं अगले शासन व्यवस्था को। अब तक 3 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, पढ़ा पंचायत, अभी देखने वाले हैं मांझी परगना, ठीक है, मांझी परगना और नागवंशी शासन व्यवस्था। इन तीनों को देख चुके हैं। जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको जाकर देख लीजिए। और यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड सभी एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जा रही है। झारखंड जीके की, ठीक है, झारखंड जीके की, नेशनल जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी करना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है नॉन टेक मीनू, ठीक है। वहाँ पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके अभी चल रहा है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी टॉपिक्स आएंगे। सभी सब्जेक्ट्स को वहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा, लेकिन झारखंड जीके यहीं पे होगा। और हमने जेपीएससी के पैटर्न पे, जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था को देखने का मन बनाया हिस्ट्री में। और यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16 नंबर का। तो हमने 3 शासन व्यवस्था कंप्लीट कर लिए हैं। 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, ये चौथा है। 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शासन व्यवस्था को। और ये कौन सा है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, ये किसकी शासन व्यवस्था है? हमने पिछले क्लास में देखा था मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कि संथाल जनजाति की थी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ये उरांव की शासन व्यवस्था है। उरांव की शासन व्यवस्था है। ये उरांव के परंपरागत शासन व्यवस्था को ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। उसको हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पद जो है वो है महतो का। सभी जनजातियों में पद हैं। सभी को गांव को चलाने का, गांव के ऊपर शासन व्यवस्था बनाए रखने का, ठीक है, गाँवों के पूजा पाठ को सफलतापूर्वक करवाने का अलग अलग पद होता है। तो उसी पदों में से सबसे पहले महतो है। महतो कौन है? महतो गांव का प्रधान होता है, जिसको महतो कहते हैं, ठीक है। गांव का प्रधान जो होता है उसको महतो कहते हैं। महतो क्या काम क्या है? तो प्रशासनिक व न्यायिक दोनों शक्तियाँ इसमें प्राप्त होती है। प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ इनको प्राप्त होती है। और ये अनुभवी और बुजुर्गों की सहायता से विवादों को सुलझाते हैं, ठीक है। अनुभवी और बुजुर्गों की सहायता से ये विवादों को सुलझाते हैं। इनका कार्य क्या है? तो प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ इनमें हैं और विवादों को सुलझाने की शक्ति इसी में है। लेकिन ये अनुभवी और बुजुर्गों की सहायता भी लेते हैं। अपराध सिद्ध होने पर दोषी को आर्थिक व शारीरिक दंड देने का भी अधिकार महतो को ही है। अपराध सिद्ध होने पर दोषी को आर्थिक और शारीरिक दंड भी मिलता है। आर्थिक दंड जैसे धन से कुछ उनको मुआवजे के तौर पर बोल दिया जाए कि इस गुनाह के लिए आपको 100 रुपया दंडित किया जाता है, तो वो 100 रुपया जमा करेंगे। और शारीरिक दंड मतलब कि उनको कुछ ऐसे शारीरिक पनिशमेंट दिए जाएं जो उनको झेलना पड़े, ठीक है। और उसमें भी एक है डायन सिद्ध होने पर गांव से निष्कासित करने का भी विधान है। अगर किसी पर डायन सिद्ध हो जाता है तो उसको गांव से निकालने का भी प्रावधान है। उसको गांव से निष्कासित भी किया जा सकता है। ये सारी शक्तियाँ महतो की हैं। महतो कौन है? तो ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? तो मांझी। मांझी के क्या है? तो मांझी महतो का सहयोगी होता है, सहायक आप बोल सकते हैं। महतो का सहायक मांझी होता है। इसका काम पंचायत द्वारा लिए गए फैसलों का या आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने का होता है। इसका काम क्या होता है? तो पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं या आदेश दिए गए हैं ग्रामीणों को, उसको ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम होता है मांझी का, ठीक है। मांझी का काम होता है। और यहीं पे एक होता है गोड़ाइत, ठीक है। बहुत सारी जनजातियों में गोड़ाइत आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है? पंचायत के दोनों पक्षों को अखड़ा या नियत स्थल पर एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं? तो गोड़ाइत कहते हैं। पंचायत के दोनों पक्षों को, जिसका वाद विवाद जिसका है, उन दोनों पक्षों को एक स्थान पर, अखड़ा पर लाने का कार्य, संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो गोड़ाइत करता है, ठीक है। उसके बाद है पढ़ा पंचायत। पढ़ा या पढ़ा, ठीक है। पंचायत ने पढ़ा या पढ़ा, यह क्या होता है? तो कई गांवों को मिलाकर बनाई गई पंचायत को अंतर्ग्रामीण पंचायत या
पढ़ा पंचायत कहा जाता है। ठीक है, अंतर्ग्रामीण पंचायत या पढ़ा या परहा पंचायत कहा जाता है, जिसमें कई गांव मिले रहते हैं। जैसे ऑप्शन पे 5 गांव, 7 गांव, 11, 21, 22 इतने सारे गांव एकत्रित बने रहते हैं, इसको पढ़ा गांव या पढ़ा पंचायत कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य 2 से अधिक गांवों के विवादों को निपटारा करना। पढ़ा का मुख्य कार्य क्या है? तो 2 से अधिक गांवों को निपटारा करना। यह 3 स्तरों में विभक्त होता है। पहला है निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च। जब पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों, इसमें उरांव जनजाति में पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी भागीदारी होता है। ठीक है, अभी तक के पंचायत शासन व्यवस्था में आपने महिलाओं की भागीदारी नहीं देखी थी, लेकिन उरांव जनजाति में महिलाओं की भागीदारी होती है। ठीक है, उरांव जनजाति में महिलाओं की भागीदारी होती है। और पढ़ा 3 स्तरों में विभक्त है, निम्न, मध्य और उच्च। जब निम्न और मध्य स्तर के विवादों को नहीं सुलझाया जाता है तो इसे उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है। ठीक है, उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है। वहीं पे जो पढ़ा है 5, 7, 11, 21 गाँवों को मिलाकर जो पढ़ा पंचायत बनाया जाता है, उसकी व्यवस्था में विघटन के बाद गाँवों की संख्या घटकर 3, 4 या 5 रह गई तक सीमित रह गई है। इनमें शामिल गाँवों को राजा गाँव, पहला गाँव जो होता है उसको राजा गाँव, दूसरे गाँव को दीवान, तीसरे गाँव को पनेर और चौथे गाँव को कोतवार गाँव के नाम से जाना जाता है। चौथे गाँव को कोतवार के नाम से जाना जाता है और 5 जो बच गए शेष गाँव को प्रजा गाँव के नाम से कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कि हमने ऊपर देखा कि विभिन्न अनेकों गाँव को 5, 7, 11, 21, 22 इस तरह के गाँवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है। उसमें व्यवस्था की विघटन के बाद गाँव की संख्या घट गई, 3, 4, 5 रह गई। तो इसमें जो पहला गांव होता है उसको राजा गांव कहा जाता है, दूसरे गांव को दीवान, तीसरे गांव को पनेर और चौथे गांव को आपका कोतवार कहा जाता है। और 5वें गांव से जो मतलब शेष बच गया, इसमें अब 5वें गांव से लेकर उसको प्रजा कहा जाता है। ठीक है, प्रजा कहा जाता है। क्लियर? अब पढ़ा राजा क्या है? पढ़ा राजा पंचायत का प्रमुख होता है। जिस पंचायत में निम्न, मध्य और उच्च स्तर में विभक्त किया गया है, उसका प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा राजा। पढ़ा राजा वैसे मामलों का निपटारा करता है जो ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, पढ़ा राजा कौन से विवादों को निपटारा करता है? तो जो महतो नहीं जिसका निवारण कर पाता है वो पढ़ा राजा करता है, और पढ़ा राजा के पास वैसे ही मामले हस्तांतरित किए जाते हैं। अगला है पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान कौन है? तो सर्वोच्च पदधारी और सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है पढ़ा दीवान। सर्वोच्च पदधारी है और सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है कौन? पढ़ा दीवान। और यह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है और इसके बीच समन्वय बनाता है। सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है और इसके बीच समन्वय बनाता है। और पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। पढ़ा राजा जो मामलों को निर्णय नहीं दे पाता, उन मामलों का ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है? तो पढ़ा दीवान के पास होता है। ये सर्वोच्च पदधारी होता है, सभी से ऊपर पढ़ा दीवान होता है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने डाउट्स को पूछने के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तभी आपका डाउट का क्लियरेंस किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। कमेंट नहीं कीजिएगा, अगर अपने अपने में रह जाइएगा तो आप किसी भी टॉपिक पे परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। उसमें वाद विवाद होना ज़रूरी है। तो इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और नहीं तो जब ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मैं बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दूँगी, तो उसके बाद एमसीक्यू होगा तो उसमें आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा तो एफर्ट देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आपका पढ़ा दीवान को समझा दिए हैं। सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? पढ़ा दीवान। अब है दूध भैया। दूध भैया कौन है? दूध भैया गांव एक होता है। ये विशेष परिस्थिति में कोई गांव संबंधित पढ़ा से, मतलब जो पढ़ा है जिसके अंदर आ रहा है वो गांव, जैसे 2, 3 या 5 या 7 या 21
गाँव को मिला के पढ़ा बनाया जाता था ना, तो उस बीच में 21 गांव में से कोई ऐसा गांव है जिसका संबंध अपने पढ़ा से नहीं तोड़ा है। ये 21 गांव में एक ऐसा गांव है जो अपने पढ़ा से संबंध नहीं तोड़ा है, लेकिन उसको छोड़कर दूसरे पढ़ा में वो चला गया। यहाँ पे भी 21 है, तो ये इसमें 22 हो गया, दूसरे पढ़ा में चला गया, शामिल हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दूध भैया कहा जाता है। जो अपने पढ़ा में संबंध बिना तोड़े बिना छोड़े दूसरे पढ़ा में शामिल हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो दूध भैया गाँव। दूध भैया गाँव, दूध भैया गाँव के नए पढ़ा में शामिल होने से वह अंतः पढ़ा बन जाता है। अंतः पढ़ा वो बन जाता है दूसरे गांव में शामिल होने से, ठीक है। और क्यों शामिल होता है? तो उसका अपने गांव से कोई अपने पढ़ा से कोई रिलेशन ख़राब नहीं है, लेकिन उसको नए पढ़ा में शामिल होना है, उससे उसका रिलेशन ज़्यादा अच्छा हो गया, इसलिए वो इस पढ़ा से अपना संबंध तोड़े बिना दूसरे पढ़ा में सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण उसको दूध भैया गाँव कहा जाता है। गाँव, पूरा गाँव, कोई व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, दूध भैया किसको बोलते हैं। उसके बाद है पाहन। पाहन कौन होता है? तो गांव का धार्मिक प्रधान। यह अधिकतर जनजातियों में आपको पाहन धार्मिक प्रधान ही दिखेगा। अभी तक भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो पाहन ही होता है। और धार्मिक आयोजनों, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, विवाह, मृत्यु पश्चात विधि विधानों आदि कार्यक्रमों का संचालन करता है कौन? पाहन, ठीक है। पूजा पाठ भी आयोजित करता है, पर्व त्योहार, विवाह, मृत्यु पश्चात विधि विधान जो होते हैं उसको भी आयोजित करता है पाहन। और यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। वो कम एज के लड़के को या अविवाहित व्यक्ति को ये पद नहीं मिलता है, शादीशुदा व्यक्ति को ही यह पद मिलता है पाहन का। और पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है, ठीक है। पाहन को भूमि दी जाती है, उसको पहनई भूमि कहते हैं। प्रारंभ में गांव के प्रशासनिक और धार्मिक कार्य दोनों पाहन के अधीन ही थे। पाहन के कुल को पाहन खूट कहा जाता था, ठीक है। जब स्टार्टिंग में पाहन प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों दोनों को संभालता था। अभी प्रशासनिक कार्य कौन संभाल रहा है? तो महतो। अभी प्रशासनिक कार्य कौन संभाल रहा है? तो महतो। लेकिन प्रारंभ में प्रशासनिक कार्य कौन संभालता था? पाहन। पाहन के कुल को, पाहन के परिवार को क्या कहते हैं? तो पाहन खुट, ठीक है। बैगा। बैगा कौन है? तो पाहन का सहयोगी होता है। पाहन का सहयोगी जो पूजा पाठ में पाहन का सहयोग करता है उसको बैगा कहते हैं। और इसको वैद भी कहा जाता था, वैद भी कहा जाता था। बैगा को वैद भी कहा जाता था। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है पाहन के साथ। महतो का कार्य पूर्व बैगा, महतो के कार्यभार के पूर्व, महतो का जो कार्यभार है उससे पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान होता था, ठीक है। पुरोहित भी होता था बैगा, और पुरोहित लौकिक प्रधान भी होता था, जो भूंयहर वंश से आते थे। बैगा कौन वंश से आते थे? तो भूंयहर वंश से आते थे। और उसके खूट को महतो खूट कहा जाता था, ठीक है। अभी जो महतो गांव के प्रधान बना हुआ है और वो न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को देखता है, वाद विवाद को निपटारा करता है, वो पहले के टाइम में यह कार्यभार बैगा के पास ही था। बैगा गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान बना था, ठीक है। और पाहन कौन बना था? तो गांव का प्रशासनिक और धार्मिक प्रधान, ठीक है। प्रशासनिक और धार्मिक कार्य दोनों देखता था पाहन। और बैगा क्या करता था? तो पुरोहित और लौकिक प्रधान बना था, जो भूंयहर वंश से आता था। और इसके खूट को क्या कहते हैं? महतो खूट। क्लियर। अब आगे है डाड़ा पढ़ा। डाड़ा पढ़ा। डाड़ा पढ़ा क्या है? तो विभिन्न गांवों को मिलाकर बनाए जाने वाला संगठन को डाड़ा पढ़ा कहते हैं। इसमें प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में भी अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। किसमें? डाड़ा पढ़ा में। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, डाड़ा पढ़ा में। ठीक है, समझ में आ गया डाड़ा पढ़ा कौन है? तो गांव को मिलाकर बनाए जाने वाला संगठन डाड़ा पढ़ा है। इसमें प्रत्येक गांव के सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया गया है और इसके अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य, पहचान चिन्ह प्रदान किए गए हैं। ये डाड़ा पढ़ा है। और यहाँ पर पढ़ा पंच भी है। पढ़ा पंच, ठीक है। पढ़ा पंच क्या है? तो यह पढ़ा पंच जो है ये आपका जो प्रजा गांव होती थी उसको हमने बता दिया। जाति निष्कासन का अंतिम फैसला पढ़ा करता है और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। जाति निष्कासन करने का फैसला कौन करता है? तो पढ़ा करता है और इसमें इसकी
पूर्ण भूमिका रहती है क्या सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में। और पढ़ा पंच जो है उसका आयोजन आश्विन पूर्णिमा में होता है। ठीक है, आश्विन पूर्णिमा में पढ़ा पंच का आयोजन होता है। पूर्णिमा में पढ़ा पंच का आयोजन होता है। ठीक है, ये था आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर झारखंड के सभी क्वेश्चंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, शॉर्ट्स फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, सभी चीज़ों को आपको क्लियर करवाया जाएगा। जब तक आपके एग्ज़ाम आते हैं तब तक सभी चीज़ों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ डाउट भी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। थैंक